मेरे प्यारे बच्चों, कल आप लोगों ने सिंपल एरर्स के क्वेश्चन किए थे। हालांकि 5 ऑप्शन वाले क्वेश्चन थे, देखने में लग रहा था बैंक के क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चंस का जो लेवल था वो एसएससी का ही था। ये भी कह सकते हो कुछ क्वेश्चन डिफेंस एनडीए सीडीएस के लायक थे। हालांकि वो 5 ऑप्शन का क्वेश्चन बन गया था वो सेटिंग में। चलिए, अच्छा, आज जो आप एरर्स कर रहे होंगे या जो आपने प्रैक्टिस सेट में किया होगा, उसमें आपने क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब डायरेक्शन देखा होगा। तो ये था आज की जो सेंटेंस है, जो सेंटेंस 4 हिस्से में बटा हुआ है ABCD, इसमें किसी 2 हिस्से में एरर पकड़नी है। मतलब कि सेंटेंस में कोई 2 एरर हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन बैंक में पूछे जाते हैं। हालांकि जो क्वेश्चन हैं वो एसएससी के ही और इंडिया सीडीएस के ही हैं। मतलब ग्रामर का लेवल नहीं हाई हुआ है, बस क्वेश्चन का टाइप बैंक का है। तो आप इस बात से मत परेशान होइए। बस जैसे एक सेंटेंस में एक एरर ढूंढा करते हैं, वैसे ही सेंटेंस में 2 एरर ढूंढा करिए। बैंक वाले केवल क्वेश्चन पूछने के तरीकों को चेंज कर देते हैं, ग्रामर थोड़े ना बदल दी जाती है। तो परहेज मत करिए। बैंक, एसएससी, एनडीए, सीडीएस, डिफेंस, चाहे जो भी क्वेश्चन हो, वो सबके सब करते रहिए। ठीक है। और एक दिन इसी सप्ताह में मैं सीडीएस की एरर्स कराऊंगा। इस साल जो सीडीएस के पेपर में पूछी गई थी, वो करीब 20 एरर्स सीडीएस वाली ही पूरी की पूरी करानी है। तो ऐसे ही बीच बीच में हर तरह के क्वेश्चंस कराते रहेंगे। आज एक नए टाइप का क्वेश्चन है, इस तरह से बैंक में पूछा जाता है। एरर वही है, बस पूछने का तरीका बदल गया है बस। तो चलिए, ठीक है, बातें बहुत हो गई। अब हम लोग पहला क्वेश्चन करते हैं अपना। तो पहला क्वेश्चन है कि स्टडीड हैव सो। तो देखिए, स्टडीड हैव सो, हमको यहीं कुछ गड़बड़ नजर आ रही है। स्टडीज ये तो प्लूरल हो गया, और है प्लूरल वर्ब लगी है, लेकिन ये सो जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और जबकि होना क्या चाहिए कि हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी चाहिए। मतलब एक एरर कहाँ हो गई? एक एरर हो गई ये। मतलब एक तो ए हो जाएगा, एक ए हो जाएगा। तो आप जरा ऑप्शन में देख लीजिए, पहला तीसरा हो सकता है, दूसरा और चौथा तो पॉसिबल नहीं है। ए में चूंकि एरर है इसलिए। तो हम सी और डी में देख लें क्या कोई एरर है। मतलब बी में गलती नहीं मिलने वाली है। तो स्टडीज हैव शोड दैट, यहाँ सो की जगह क्या होना चाहिए था? सोन। दैट बिल्डिंग्स, रोड्स एंड अदर हार्ड सर्फेसेस एब्जॉर्ब द एब्जॉर्ब एंड स्टोर हीट। तो देखा है कितनी चीज़ें हैं? बिल्डिंग्स हैं, रोड्स हैं और सरफेसेज हैं। 3 चीज़ें हैं और ये सब के सब प्लूरल में है। एब्जॉर्ब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल में है, स्टोर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल में है। यहाँ कोई गलती नहीं है क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल। ठीक है। अच्छा, दूसरे वाले पार्ट में डी में आ जाते हैं, देखते हैं वेयर एज वेजिटेशन रिफ्लेक्ट। तो वेजिटेशन क्या है? ये सब्जेक्ट है और रिफ्लेक्ट क्या है? वर्ब है। तो सब्जेक्ट वेजिटेशन अनकाउंटेबल नाउन है। ये क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन क्या माना जाता है? सिंगुलर माना जाता है। इसके साथ वर्ब कैसी लगनी चाहिए थी? सिंगुलर। मतलब क्या हुआ? वर्ब में एस लगाना पड़ेगा। तो रिफ्लेक्ट की जगह क्या होना चाहिए था? इस रिफ्लेक्ट की जगह होना चाहिए था रिफ्लेक्ट्स। ठीक। तो हमें गलती कहाँ मिली? एक तो ये रिफ्लेक्ट की जगह रिफ्लेक्ट्स होना चाहिए, और इस है सो की जगह सोन। SHOWN, ये थर्ड फॉर्म होती। ये थर्ड फॉर्म होती, और इसमें वर्ब में एस लगना चाहिए था। तो ये हुई गलती। तो गलती किस में मिली है? हमें ए में मिली है और डी में मिली है। ठीक है। तो ए में मिली है और डी में मिली है, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? ये तीसरा वाला। ठीक। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इसके रूल्स भी समझ में आ गए होंगे, और इसकी टेक्निक भी कि इसे कैसे करना है। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 की ओर। आप पढ़िए तब तक। देखिए, लिखा है नो इंस्टीट्यूशन हाउ एवर हाई। तो हाउ एवर का क्या मतलब होता है बेटा? हाउ एवर का मतलब होता है यद्यपि। ये एक कंजंक्शन है हाउ एवर। तो हाउ एवर का मतलब यद्यपि होता है। देखिए यहाँ सेंटेंस यद्यपि का है कि नहीं है। नो इंस्टीट्यूशन हाउ एवर हाई इंक्लूडिंग द जुडिशियरी should insulate oneself from improvements। ठीक है। इन्होंने कहा कि कोई भी इंस्टीट्यूशन चाहे जितना ऊंचा हो। तो ये जो हाउएवर का सेंस आ रहा है, ये हाउएवर का सेंस है यद्यपि ऊंचा हो या चाहे जितना ऊंचा हो। आगे लिखा है इंक्लूड द जुडिशरी। इंक्लूडिंग द जुडिशरी मतलब
इन न्यायपालिका को शामिल करते हुए शुड शुड किसके, अब इन नो के साथ शुड लगा यूज कर दीजिए तो निगेटिव बन जाएगा। तो इसे इंसुलेट नहीं करना चाहिए खुद को, किससे, इम्प्रूवमेंट से। मतलब कोई भी संस्था हो, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, चाहे जितना हाई फाई इंस्टीट्यूशन हो, न्यायपालिका को भी शामिल करते हुए तो इसे इम्प्रूवमेंट से अपने आप को अलग नहीं करना चाहिए, मतलब निरंतर इम्प्रूवमेंट करते रहना चाहिए। तो पहली बात, ये जो हाउएवर लिखा हुआ है, ये हाउएवर यद्यपि के सेंस में नहीं है, बल्कि किस सेंस में है, चाहे जितना भी। तो हाउएवर अगर चाहे जितना भी है तो ये हाउएवर नहीं होगा बेटा, ये होगा तब हाउ सो एवर। क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए हाउ सो एवर, मतलब चाहे जितना भी, क्योंकि हाउएवर हो जाएगा यद्यपि या फिर भी। तो हाउ सो एवर का मतलब हो जाता है चाहे जितना भी। एक गलती कहाँ मिली, बी में। और दूसरी गलती कहाँ मिलेगी, ये देखिए जो वन सेल्फ लगा है, ये वन सेल्फ किसके लिए लगा है बताइए, ये वन सेल्फ लगा है इंस्टीट्यूशन के लिए। कोई भी इंस्टीट्यूशन, ठीक, कोई भी इंस्टीट्यूशन अपने आप को इम्प्रूवमेंट से दूर ना रखे, तो इंस्टीट्यूशन के लिए हम प्रोनाउन क्या यूज करेंगे, इट यूज करेंगे। तो इट की रिफ्लेक्सिव क्या हो जाएगी, इट सेल्फ होनी चाहिए। वन सेल्फ किसके लिए लगती, अगर सब्जेक्ट वन होता तो इसकी रिफ्लेक्सिव वन सेल्फ होती। तो हमें दो सेक्शन में एरर मिली है, वो जैसे दोनों सेक्शन कौन से हैं, एक हाउएवर था और एक वन सेल्फ था। इसका मतलब हमारा आंसर होना चाहिए बी और डी। ढूंढिए किसमें है, ये है बी और डी। आज को इत्तेफाक है क्या, दोनों सी ही, दोनों तीसरा ही ऑप्शन हो गए। ठीक है, चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरे क्वेश्चन में पूरा का पूरा तो आ नहीं पाया, खैर ठीक है, नो एरर दिख रहा नहीं दिख रहा है तो हम लोग कर लेंगे नो एरर भी, वो तो अंदाजे में, अगर कोई एरर नहीं मिली तो फिर पांचवा वाला ऑप्शन हो जाएगा। सिंस मोर देन 100 years नाउ, आज से करीब 100 साल पहले से, सिंस लगा है, ध्यान दीजिएगा, सिंस लगा है, आज से करीब 100 साल पहले से। अच्छा, ये जो 100 साल लिखा है 100 years, ये पॉइंट ऑफ टाइम होगा या पीरियड ऑफ टाइम होगा। जब ईयर्स के पहले संख्या लग दी जाती है 2 4 10 5 20 साल से, तो जब 10 20 साल से होता है तो सिंस नहीं लगता, क्या लगता है, फार लगता है। तो हमें एक एरर कहाँ मिल गई, ए में मिल गई, पहले ही देखते ही मिल गया। चलिए एक सेंस गलत हो गया। आगे लिखा है कि आज मतलब सैकड़ों साल पहले से ही साइंटिस्ट एंड राइटर्स ऑफ साइंस फिक्शन, तो जो वैज्ञानिक है और जो वैज्ञानिक कहानियां साइंस फिक्शन लिखा करते हैं वो लोग, अलाइक हैव होप्ड क्यों लगा, क्योंकि यहाँ सिंस फार के साथ टाइम लगा है तो परफेक्ट टेंस होना चाहिए था। हैव किसके लिए लगा है, राइटर्स के लिए, और साइंटिस्ट के लिए तो हैव भी अपनी जगह पर सही है, होप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, ये भी सही है। तो ये करीब आज से सैकड़ों सालों से ज़्यादा हो गया, तब से ये लोग उम्मीद कर रहे हैं, होप कर रहे हैं कि समडे, किसी न किसी दिन, ह्यूमन काइंड, इंसान, विल सही है क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में पहले दिया हुआ था, विल हैव अ वेपन, किसी दिन इनके पास ऐसा वेपन होगा, इतना खतरनाक होगा कि द फियर ऑफ इट्स इम्पैक्ट, कि इसके इम्पैक्ट का जो फियर है, जो डर है, विल एंड वार, वो ये युद्ध को ही अंत कर देगा, फॉर ऑल टाइम। फॉर ऑल टाइम मतलब होता है ना, ऑल टाइम माने होता है हमेशा, और अगर हम फॉर ऑल टाइम्स कर दें तो हो जाएगा हमेशा के लिए। जब कहेंगे हमेशा के लिए तो आपको लिखना पड़ेगा फॉर ऑल टाइम्स। तो हमेशा के लिए में फॉर ऑल टाइम्स होता है। ऑल टाइम का मतलब होता है हर समय, तो ऑल टाइम हर समय होगा तब टाइम लिखा जाएगा, ऑल टाइम मतलब हर समय, ऑल टाइम्स, फॉर ऑल टाइम्स का मतलब हमेशा के लिए। तो एक गलती हमें कहाँ मिल गई, यहाँ, और एक गलती कहाँ मिल गई, यहाँ। यानी कि ए में एक गलती है और एक गलती डी में है, तो हमारा ऑप्शन क्या होना चाहिए, ए और डी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा, एन अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, जैसे गांव में होता है मनरेगा, वैसे ही शहर में क्या होता है, अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। तो कोई अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है तो वो क्या होगी, नॉट ओनली इम्प्रूव्स इनकम्स ऑफ वर्कर्स। तो अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम ना केवल वर्कर्स की इनकम को इम्प्रूव करती है,
बट आल्सो हैज़ मल्टीप्लायर इफेक्ट्स। मतलब क्या हुआ, वो कई गुना बढ़ाने वाला इफेक्ट भी होता है ऑन द इकोनॉमी। तो हम नॉट ओनली बट आल्सो के पहले प्लेसमेंट देख लेते हैं, ठीक है कि नहीं है। तो ये जो बट आल्सो लगा है किसके पहले लगा, हैज़ के, और हैज़ के पहले लगा, मतलब वर्ब के बाद पहले लगा। और नॉट ओनली ढूंढते हैं कहाँ लगा है, नॉट ओनली किसके पहले लगा है, इम्प्रूव्स के पहले लगा है। मतलब यहाँ तो कोई गलती नहीं हुई, नॉट ओनली बट आल्सो में सबसे ज़्यादा रिस्क यही होता है। अब और चीज़ें देखते हैं, अर्बन, अर्बन के पहले एन लगा, अर्बन यू आ उच्चारण क्या हो रहा है, आ हो रहा है, तो ये भी ठीक है। एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम इम्प्रूव्स, देखिए स्कीम सिंगुलर में है और इम्प्रूव्स लिखा है वर्ब में एस लगा, ये भी ठीक है। इनकम्स ऑफ वर्कर्स, ये भी ठीक है। बट आल्सो के बाद क्या लिखा, हैज़ लगा, हैज़ किसके लिए लगा है, इसी स्कीम के लिए लगा है, हैज़, ठीक है। तो इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं है। एक गलती यहाँ हो सकती थी इफेक्ट में, अगर एक ई डबल एफ की जगह ए डबल एफ लिखा होता तो ये भी गलत हो सकता था, लेकिन इस सेंटेंस में कहीं कोई गलती मिली नहीं। और ज़बरदस्ती गलती निकालेंगे तो आप समझ लीजिए कि फिर जहाँ नहीं है वहाँ भी नज़र आ जाएगी। इसलिए हमें, हमारे लिए बेहतर यही होगा कि इस सेंटेंस को क्या कर दें, नो एरर का, इस सेंटेंस में कहीं कोई गलती नहीं है। तो किसी किसी में दो दो गलती मिल रही है, किसी में एक भी नहीं मिल रही है। चलिए देखें पांचवें में क्या गलत है भाई। तो हमारा जो पांचवा क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि द सैलिएंट स्पेस, सॉरी द सैलिएंट ऑफ स्पेस इन डिफेंस। तो सैलिएंट ऑफ स्पेस, ये तो गड़बड़ लग रहा है, चलिए आगे देखते हैं। सैलिएंट ऑफ स्पेस इन डिफेंस आर एविडेंट फ्रॉम द फैक्ट दैट ऑल थ्री कंट्रीज, यूएस, चाइना एंड रशिया, हैव सेटअप स्पेस कमांड्स, ने स्पेस कमांड सेटअप किया है। हैव किसके लिए लगा है, 1 2 3, तीन देशों के लिए लगा है, तो मतलब इस और कोई गलती नहीं है। सेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तीनों होती है, तो मतलब हमें इसके पहले ही कहीं एरर ढूंढनी होगी। द साइलिएंट ऑफ स्पेस, देखिए जब हम ऑफ से कोई चीज़ जोड़ते हैं तो ये दोनों क्या होना चाहिए, नाउन होना चाहिए। तो स्पेस मतलब हो गया अंतरिक्ष, और साइलिएंट का मतलब हो गया महत्व। तो साइलिएंट तो हो जाता है महत्वपूर्ण, हमें यहाँ लिखना क्या चाहिए था, महत्व। तो महत्व के लिए हमें क्या करना होगा, महत्व के लिए लिखा जाएगा सैलियंस। ये क्या होगा, सैलियंस। जैसे आप ये बताइए, मान लीजिए हम इस वर्ड को बदल दें, इम्पोर्टेंट और इम्पोर्टेंस से बदल दें, तो जहाँ सैलियंट लिखा है वहाँ इम्पोर्टेंट लगा के देखिए, द इम्पोर्टेंट ऑफ स्पेस या द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पेस। तो आप इम्पोर्टेंट नहीं लगाएंगे, आप लगाएंगे इम्पोर्टेंस ऑफ स्पेस। तो अगर आप इम्पोर्टेंस लगाएंगे तो सैलियंस लगाइए, अगर आप इम्पोर्टेंट लगाते तो सैलियंट लगाइए। तो आपको एक गलती तो मिल गई होगी। तो यहाँ क्या होना चाहिए था, यहाँ होना चाहिए था सैलियंस ऑफ स्पेस। अच्छा, जो दूसरे पार्ट में आर लगा हुआ है, ये आर किसके लिए लगा है, सैलियंस ऑफ स्पेस इन डिफेंस। आर एविडेंट मतलब स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है, स्पष्ट है अंतरिक्ष का महत्व। तो ये जो आर है वो किसके लिए लगा है, महत्व के लिए लगा है। तो महत्व तो अनकाउंटेबल नाउन है, महत्व गिना नहीं जा सकता, महत्व अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए आर की जगह पर होना चाहिए इज, और इम्पोर्टेंट की जगह होना चाहिए इम्पोर्टेंस। तो हमारा जो एरर पेयर बनेगा, एरर पेयर क्या होगा, वो ए बी का बनेगा। तो ए बी का एरर पेयर कौन सा है, दूसरा है। चलिए हमारा पांचवा क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका। लेट्स प्रोसीड टू द सिक्स्थ वन। तो सिक्स्थ क्वेश्चन आपके सामने है, और सिक्स्थ क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट है वो है कि बिफोर द इंटरनेट, मतलब इंटरनेट के पहले, इफ़ यंग पीपल कम्युनिकेट थ्रू देयर स्पीच, अगर कम्युनिकेट करते हैं स्पीच के जरिए, तो नाउ दे डू, तो आज वो करते हैं थ्रू देयर फोन। मतलब क्या हुआ, फोन के जरिए। तो ये कहा जा रहा है कि इंटरनेट के पहले, जब इंटरनेट नहीं आया था, तो लोग यंग पीपल कम्युनिकेशन कैसे करते हैं कि करते थे। देखिए आप यहाँ लिखा है बिफोर, और दो युगों में कंपैरिजन किया जा रहा है। ये देखिए नाउ से हम इसको अलग कर दे रहे हैं, ठीक है। आज वो कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, फोन के जरिए। तो इंटरनेट आ गया है तब, पहले अब उसके पहले कैसे करते हैं या कैसे करते थे। तो दो समय में, ये है नाउ और ये है नाउ के पहले, यानी पहले, आज से बहुत पहले, इंटरनेट आने के बहुत पहले। तो ये वाला सेंटेंस जो है, जो आज के बहुत पहले है, इंटरनेट के पहले, वो किस में होगा, पास्ट में। और आज वाला किस में होगा, प्रेजेंट में, ठीक है। तो ये टेंस का डिवीजन हो गया, टेंस का बंटवारा हो गया।
तो बिफोर इंटरनेट, इंटरनेट आने के पहले यंग पीपुल कम्युनिकेट नहीं, कम्युनिकेटेड, ये क्या होनी चाहिए वर्ब की सेकेंड फॉर्म। जहाँ कम्युनिकेट लिखा है दैट शुड बी कम्युनिकेटेड। अब लिखा है थ्रू देयर स्पीच, देयर किसके लिए, पीपुल के लिए लगा, ये करेक्ट है। नाउ आज दे डू, आज वो करते हैं, क्या करते हैं भाई, आज वो करते हैं, तो डू से ये पता नहीं चल रहा है ना, आज वो करते हैं, क्या करते हैं, तो हमको ये लिखना पड़ेगा नाउ दे डू सो, आज वो वही काम करते हैं, वही काम कौन सा काम, कम्युनिकेशन का काम। या तो फिर डू की जगह कम्युनिकेट लगाइए, या तो फिर डू के बाद सो लगाइए, क्योंकि जब डू सो लिखेंगे तो मतलब होगा आज वो वही काम करते हैं, मतलब कम्युनिकेशन करते हैं। तो डू को कम्युनिकेट के पैरेलल ले आने के लिए आपको डू के साथ सो लगाना पड़ेगा, वरना मीनिंग खराब हो जाएगी, मीनिंग गलत निकलेगी। तब मीनिंग ऐसे निकलेगी, पहले इंटरनेट के पहले लोगों को बातचीत, लोग कम्युनिकेशन बातचीत के माध्यम से करते थे, और आज फोन के द्वारा करते हैं, क्या करते हैं, बातचीत के लिए। ये बातचीत यहाँ लाने के लिए आपको यहाँ डू सो लाना पड़ेगा, नहीं तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। मतलब डी में गलत हो गया और किसमें, बी में गलत हो गया। तो जो हमारा पेयर है वो कौन सा बनेगा बताइए, हमारा पेयर बन रहा है बी डी का, ये हमारा दूसरा वाला आंसर हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द न्यू मिंटेड टर्म, मिंटेड, अब ये मिंट पुदीना मत समझिएगा, मिंट का मतलब हुआ कॉइन किया गया, कॉइन किया, कॉइन सिक्का नहीं है। मतलब जब कोई न्यूज़पेपर या कोई मीडिया या थिंक टैंक, थिंक टैंक मतलब वो लोग जो विचारधाराओं वाले हैं, जो विचार करते हैं, तो जो थिंक टैंक हैं हमारे देश के या दुनिया के, वो जब कोई नया शब्द गढ़ते हैं, कोई नया वर्ड क्वाइन करते हैं, तो नया शब्द गढ़ने को कहा जाता है क्वाइन करना या मिंट करना। तो जब ये कोई नया शब्द गढ़ते हैं तो अब उसको कहा जाता है न्यू न्यू मिंटेड टर्म। अब टर्म क्या होगा, टर्म है ग्रीन क्रैकर्स। तो ग्रैब्ड हेडलाइंस, ग्रैब हेडलाइंस का मतलब क्या हुआ, न्यूज़पेपर की सुर्खियों में होना, ठीक है ना। तो ग्रैब हेडलाइन का मतलब ये जो नया 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 टर्म था ग्रीन केकर्स, ये न्यूज़पेपर की हेडलाइन की मतलब अखबार की सुर्खियों में रहता था हमेशा। बट डाउट्स रिमेन, डाउट्स रिमेन मतलब टेंस गलत हो गया, ये रिमेन क्या हो गया प्रेजेंट में, और ग्रैब्ड क्या हो गया पास्ट में। मतलब टेंस वेरी कर रहा है बच्चा, टेंस वेरी कर रहा है, तो फिर इस सेंटेंस में कहीं कुछ गड़बड़ी हो गई है। चलिए और देखते हैं। अब हो सकता है प्रेजेंट में ही हो, लेकिन पूरा पढ़ लिया जाए। अबाउट इट्स इफेक्टिव एंड प्रोएक्टिविटी, ओहो गलती कहीं और मिल गई, हम जो सोच रहे थे वहाँ एक्चुअली नहीं हुई। मतलब यही होता है जल्दी का काम शैतान का। अब मैं अपने आप को शैतान कह लिया, आप लोग हंसिएगा नहीं फिलहाल, ठीक है। ये सच है, बुजुर्गों ने कहा है जल्दी का काम शैतान का होता है, तो जो भी जल्दी करेगा वो शैतान, चाहे हम हो चाहे तुम हो। आज मैंने कर दी, कभी तुम लोग करते होगे, या हो सकता है आप लोगों में से बहुत से लोगों ने खुद की हो इस सेंटेंस में। खैर ठीक है, अब नहीं की जाएगी बिना पूरा सेंटेंस पढ़े ऐसी गलती नहीं की जाएगी। तो एक तो हो गया कि न्यू मिंटेड टर्म, देखिए न्यू मिंटेड टर्म, जो मिंटेड लगा है वो मिंटेड क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और इसके पहले जो न्यू लगा है वो किसके लिए लगा है, मिंटेड के लिए। तो मिंटेड चूंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो ये न्यू नहीं हो सकता, न्यू की जगह पर क्या होना चाहिए, एडवर्ब होना चाहिए। तो न्यू मिंटेड टर्म नहीं होगा, ये होगा न्यूली मिंटेड टर्म, ये होना क्या चाहिए, न्यूली मिंटेड टर्म। नया नहीं है, अभी हाल ही में बनाया गया है, तो हाल ही में बनाने के लिए न्यू नहीं, न्यू मतलब नया हो जाता है, और न्यूली मतलब हाल ही में। तो यहाँ न्यूली वर्ड होना चाहिए। वैसे भी ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले एडवर्ब लगाया जाता है, तो न्यूली होगा। और दूसरा हमें जो एरर मिल रही है वो यहाँ एंड के साथ मैंडेटरी पेयर, देखिए एंड के बाद क्या लिखा है, प्रो प्रैक्टिकलिटी, और एंड के पहले क्या लिखा है, इफेक्टिव। तो बच्चा इफेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव है, और प्रैक्टिकलिटी क्या है, ये नाउन है। फिर प्रैक्टिकलिटी क्या होगा, उसकी व्यवहारात्मकता। तो व्यवहारात्मकता का मतलब क्या होगा, कोई चीज व्यवहार में लाने के लिए कितना उपयोगी है, और इफेक्टिव मतलब प्रभावशाली। तो देखिए एंड से जब दो वर्ड जोड़े जाते हैं तो एंड के पहले और एंड के बाद में पार्ट ऑफ स्पीच सेम होनी चाहिए। एंड के पहले अगर एडजेक्टिव है तो बाद में भी एडजेक्टिव होगा, और एंड के एक तरफ नाउन है तो दूसरी तरफ भी नाउन होना चाहिए। अब ये देखना है कि इन दोनों में गलत कौन है।
इफेक्टिव गलत है या प्रैक्टिकलिटी गलत है। हालांकि हमें आंसर तो मिल गया है कि डी में गलती है। देखे हैं इफेक्टिव और प्रैक्टिकलिटी में क्या असर पड़ेगा इसका। तो ये देखो, ये लिखा है इट्स, और इट्स होता है पजेसिव। तो इट्स पजेसिव होता है, पजेसिव के बाद क्या यूज किया जाता है, पजेसिव के बाद क्या लिया जाता है, नाउन लिया जाता है। ठीक है, कैसे, जैसे कहा जाए माई, तो माई के बाद क्या लिखोगे, माई इम्पोर्टेंट की माई इम्पोर्टेंस, तो आप लिखेंगे माई इम्पोर्टेंस। माई इंटेलिजेंट या माई इंटेलिजेंस, तो होगा माई इंटेलिजेंस, ना कि माई इंटेलिजेंट। वैसे ही इट्स के बाद क्या लिखा जाएगा, इट्स इफेक्टिवनेस और प्रैक्टिकलिटी। तो ये जो इफेक्टिव है वो इफेक्टिवनेस होना चाहिए था। पजेसिव के बाद नाउन आना चाहिए, ये वाला नाउन है, दूसरा वाला ये वाला ऑलरेडी नाउन है, और इट्स के साथ ये भी नाउन होना चाहिए, दोनों नाउन होने चाहिए। तो हमें एक गलती कहाँ मिली, एक गलती यहाँ मिली, और एक गलती कहाँ मिली थी, न्यू मिंटेड टर्म की जगह होगा न्यूली मिंटेड टर्म। चलिए 7 क्वेश्चन हो गए। 8वां क्वेश्चन आपके सामने। 8वां क्वेश्चन लिखा है, वंस द जॉय अबाउट इंडियाज टेक्नोलॉजी, ओ टेक्नोलॉजिकल्स, टेक्नोलॉजिकल तो एडजेक्टिव है, इसमें अपॉस्ट्रोफी लगाने का कोई मतलब नहीं है। देख लें ये अपॉस्ट्रोफी हटेगा या फिर वर्ड बदला जाएगा। तो देखें लिखा हुआ है एडवांसमेंट्स, एडवांसमेंट्स क्या है, नाउन, और इंडियाज क्या हो गया, पजेसिव। तो अब यहाँ बीच में हमें क्या आना चाहिए, एडजेक्टिव। ये पजेसिव इंडियाज एडवांसमेंट्स हो गया। अब कैसा एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में ये एस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये इंडिया में लगा हुआ है ना, इंडिया में जब लगा हुआ है तो टेक्नोलॉजी में लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इसमें लगा है, इसमें नहीं होगा। मतलब एक तो हो गया हमारा पार्ट ए का। ठीक है, दूसरा पार्ट होता है, इन द रियल्म ऑफ मिसाइल्स हैज सेटल्ड डाउन, तो हैज के साथ सेटल्ड डाउन हो गया। परहैप्स अटेंशन कैन शिफ्ट टू द मच बिगर चैलेंज ऑफ सस्टेन दोज। देखिए ऑफ के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, और किसी दिन डिस्कशन कराते समय शायद मैंने ये बताया था कि टू के अलावा कोई भी प्रीपोजिशन हो और उसके बाद वर्ब लगानी हो तो हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है। क्या बताया था, टू के अलावा, मतलब टू के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, टू के अलावा अगर दूसरी कोई प्रीपोजिशन है, ठीक है, टू, रुकिए एक मिनट, टू इज ऑलवेज फर्स्ट फॉलोड बाई फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और टू के अलावा एनी प्रीपोजिशन, ठीक है, ध्यान रखिएगा, टू के अलावा एनी प्रीपोजिशन इज फॉलोड बाई वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है ऑफ, ऑफ के बाद सस्टेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए थी, सस्टेनिंग। तो ऑफ सस्टेनिंग होगा, एक ये हो गया, और एक हमें कहाँ मिला था, ये टेक्नोलॉजिकल से मिला था, तो मतलब हमें हुआ ए और डी। ठीक है, तो गलती हमें कहाँ मिली, ए में और डी में। तो ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, ये तीसरा वाला। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन करते हैं 9वां। तो 9वां क्वेश्चन आपके सामने है। तो 9वें क्वेश्चन में गलतियां क्या क्या हो रही हैं देखते हैं। वुमेन्स रिजर्वेशन, तो महिला आरक्षण की बात हो रही है, राजनीति का विषय है। विमेन्स रिजर्वेशन इज अ लॉन्ग पेंडिंग इलेक्टोरल रिफॉर्म। इलेक्टोरल रिफॉर्म लॉन्ग पेंडिंग मतलब बहुत लंबे समय से पेंडिंग, और इलेक्टोरल रिफॉर्म का मतलब क्या हुआ, ये चुनावी सुधार है। चुनावी सुधार का मतलब जब चुनाव आता है तो राजनीतिक पार्टियां इसके लिए बड़ा हो हल्ला मचाती हैं। जैसे ही चुनाव बीत जाता है, बीच फर सब कुछ शांत हो जाता है, फिर चुनाव आता है, फिर ये मामला उठता है। तो ये महिला आरक्षण बहुत दिनों से इलेक्टोरल रिफॉर्म बना हुआ है। विच क्राइड आउट, देखिए क्राइड लिखा, यहाँ पहले क्या, देखिए पहले लिखा एज और यहाँ क्या लिखा, क्राइड आउट। अगर कोई प्रॉब्लम लगातार बनी हुई है तो क्राइड आउट नहीं यहाँ होना चाहिए था, क्राइज आउट। तो ये प्रॉब्लम जो है वो क्राइज आउट फॉर अटेंशन पॉलिटिकल पार्टीज टॉक ऑफ इट amidst the time of election, amidst the time of elections, but चुनाव के समय तो ये इस पर बड़ी चिल्लपो होती है। बट वंस द डस्ट सेटल्स डाउन, और एक बार जब डस्ट बैठ जाती है, किसकी, चुनाव की धूल बैठ जाती है, तो बिजनेस एज यूजुअल बिकम्स टू नॉर्म, तो सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। तो एक चीज देखिए यहाँ बिकम्स लगा हुआ है,
एक चीज ये देखिए, डस्ट सेटल्स डाउन लगा हुआ है, और एक पहले लगा है एज। तो अब ये क्राइड तो गलत हो गया, एक पास्ट में है, क्योंकि पूरा सेंटेंस एक दौर की या हमारे समय की या प्रेजेंट टाइम या ये कह सकते हैं हर चुनाव की बात बता रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होना चाहिए था। तो ये क्राइड गलत हुआ, हमारा एक ऑप्शन क्या हुआ, बी। और दूसरा ऑप्शन जो गलत मिल रहा है वो देखने में आ रहा है अमिट्स। क्यों अमिट यूज किया जाता है अमंग की तरह, और यहाँ क्या लिखा है, टाइम। तो टाइम वस्तुएं नहीं है। जैसे अमिट कब लग जाता है, 4 के बीच, 5 के बीच, 10 के बीच, 20 के बीच, लेकिन यहाँ तो टाइम लिखा हुआ है। तो जब टाइम दिया होता है तो ड्यूरिंग यूज किया जाता है, अमंग या अमिट नहीं। टाइम के लिए बिटवीन नहीं, टाइम के लिए अमंग या अमिट नहीं, टाइम के लिए क्या यूज करेंगे, ड्यूरिंग। तो यहाँ पर अमिट अमिट का यूज गलत हो गया, और किसका यूज गलत हो गया, ये क्राइड की जगह क्राइज होगा, यानी बी और सी। ऑप्शन कौन सा है, ये तीसरा वाला। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 की ओर हम आगे बढ़ते हैं। हमारा 10th क्वेश्चन है, और जर्नी हैव नॉट बीन। देखिए भैया, एक चीज तो यही मिलेगी, और जर्नी क्या है, सिंगुलर, और हैव है प्लूरल। तो इस तरह की गलतियां आ जाएं तो फिर आप कुछ सोचिए उचिए, मैंने सीधे कुल्हाड़ी उठाइए और एक बार में ढहा दीजिए इनको। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब ये बर्दाश्त नहीं हो सकता, और ये गलत हो गया। चलिए, एक गलती मिल गई हमने, मतलब एक दुश्मन को उड़ा दिया। आगे बढ़ते हैं। हैव नॉट बीन इजी एंड इज ऑफन स्ट्रांगली रेजिस्टेड बाय मेन, बट देयर इज ग्रेजुअल रियलाइजेशन दैट वीमेन्स इशू आर। फिर वही गलती मिली, इतनी देर में तो कोई गलती नहीं मिली। तो दैट वीमेन्स इशू आर कम्युनिटी इशूज। तो यहाँ क्या लिखा, आर। क्या है, आर किसके लिए लगाया गया है, वीमेन्स इशू। तो वीमेन्स इशू लिखा, महिलाओं का मुद्दा, इशू सिंगुलर है, आर प्लूरल है। अच्छा, हम आर को इज बनाएं या इशू को इशूज बनाएं, वो किस पर डिपेंड कर रहा है, कम्युनिटी इशूज। जो ये वाले इशूज हैं उन्हें ही कम्युनिटी इशू कहा जा रहा है। तो अगर ये प्लूरल होंगे तो ये भी प्लूरल होंगे, ये सिंगुलर होंगे तो ये भी सिंगुलर होंगे। अब हमें वोट देखिए क्या पड़ा, इशू हो गया सिंगुलर का, एक वोट हो गया, आर और इशूज का क्या हो गया, दो वोट हो गया। तो इसमें बहुमत किसका है, एक सिंगुलर है और दो प्लूरल हैं। तो भैया प्रजातंत्र में बहुमत की सरकार बनती है। तो यही बहुमत की सरकार अंग्रेजी में एरर्स में भी करते हैं। अगर दो का बहुमत होगा, मतलब दो प्लूरल है एक सिंगुलर है, तो सिंगुलर वाले को भी प्लूरल बनना पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब गलती ये हो गई, यीशु का होना क्या चाहिए, यीशुज होना चाहिए। पहली गलती हमें क्या मिली थी, ये हैव में मिली थी। तो हमारा ऑप्शन पेयर कौन सा बन रहा है, ए के साथ डी। आज एडी का बड़ा ऑप्शन बना है भाई, क्या एडी में दोस्ती हो गई क्या। तो हमारा 10वें क्वेश्चन का ऑप्शन हुआ एडी। तो चलिए 11वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो 11वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। इट इज सेफ टू से, ये कहना बहुत सुरक्षित है, इसमें कोई रिस्क नहीं, कि टुडे देयर इज कंसेंसस। कंसेंसस का मतलब क्या, वो बड़ा अच्छा वर्ड है, एसएससी में कई बार पूछा गया है, डिफेंस वालों से भी कई बार पूछा गया है। कंसेंसस का मतलब होता है सामूहिक निर्णय या आपसी सहमति से लिया गया निर्णय, जिसमें सबके सब जितने लोग भी निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल होते हैं सब शामिल होंगे। तो सर्वसम्मति से लिया गया निर्णय, जिसको कहते हैं आम सहमति। तो इन्होंने कहा कि यह कहना बहुत सुरक्षित है कि आज देयर इज कंसेंसस, आज एक आम सहमति है अक्रॉस ऑल स्टॉक होल्डर्स, सारे स्टॉक होल्डर्स में। क्या यहाँ तक तो कोई गलती नहीं मिली बच्चा। दैट के बाद देखते हैं कि क्या सहमति बनी है, कि वी कैन नॉट प्रिपेयर फ्यूचर जनरेशंस, हम फ्यूचर जनरेशंस को प्रिपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, कैन नॉट के बाद उनकी फर्स्ट फॉर्म फ्यूचर जनरेशंस, ये भी ठीक है। विद टेक्स्ट बुक्स, मतलब हम फ्यूचर जनरेशन को केवल टेक्स्ट बुक से नहीं तैयार कर सकते, या एनी ऑनलाइन वेरिएशंस ऑफ टेक्स्ट बुक्स अलोन, केवल इनके जरिए नहीं तैयार कर सकते। तो बेटा इसमें 11th में तो पूरे सेंटेंस को पढ़ डाला, और कहीं वीक पॉइंट नहीं, कहीं कमजोरी नहीं नजर आ रही है इसमें। तो कहीं कमजोरी नजर नहीं आ रही है, तो फिर ये नो एरर का क्वेश्चन होगा। क्योंकि मैंने कहा है जबरदस्ती एरर मत निकाला करिए, जबरदस्ती एरर निकालेंगे
तो कहीं ऊट पटांग एरर निकाल आएगी। तो एक आध नो एरर होते हैं, उनको जाने दीजिए। अगर कोई चीज़, कोई सेंटेंस नो एरर है तो इसको आप लोग मतलब प्रेस्टीज इशू मत बनाइएगा कि मतलब ऐसा कैसे हो सकता है, हमको एरर नहीं मिली, अरे कैसे एरर नहीं मिलेगी। नहीं भैया, ये आपके आत्मसम्मान को ठेस नहीं है। नहीं है एरर तो नहीं मिली, अब उसको आत्मसम्मान पे या प्रेस्टीज पे मत लीजिए। चलिए, तो उनको नो एरर हो गई तो ठीक है, जाने दीजिए, कोई बात नहीं, एक आध आदमी निकल जाता है इस तरह का। तो आइए क्वेश्चन नंबर 12। तो 12th क्वेश्चन में देखा है, नाउ अ डेज नोबडी गोज। नोबडी के साथ गोज लगा है, कोई बात नहीं है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर लगा है, ठीक है। गोज के बाद टू लगा है, तो अगर गो के बाद जगह का नाम होगा तो टू लगेगा। बैंक, ठीक है, लिखा है, बैंक भी लिखा है। तो आजकल कोई बैंक नहीं जाता, फिजिकली मतलब क्या हुआ, शारीरिक रूप से, मतलब हाथ पैर से। फॉर ट्रांसैक्ट बिजनेस मतलब क्या हुआ, बिजनेस ट्रांसैक्ट कर लिया, मतलब बैंक में कौन सा बिजनेस ट्रांसैक्ट होता है, पैसा जमा करना, पैसा निकालना। तो इन्होंने कहा कि आजकल कोई फिजिकली मतलब हाथ पैर से चल के बैंक नहीं जाता है पैसा जमा करने या निकालने के लिए। आगे कहा इन्होंने कि नेट बैंकिंग इज ऑलवेज मोर प्रेफरेबल टू ऑफलाइन प्रोसेसेस। तो इन्होंने कहा कि जो नेट बैंकिंग है मतलब ऑनलाइन बैंकिंग है, वो ऑफलाइन बैंकिंग मतलब वर्चुअल बैंकिंग, ब्रांच वाली बैंकिंग, तो उससे ज़्यादा प्रेफरेबल हमेशा से रही है। तो इसमें तो ट्रेडिशनल एरर्स मिल गई, कुछ लोगों को तो तुरंत मिल गई होगी कि प्रेफरेबल के पहले मोर नहीं लगता, एक गलती हो गई। तो मतलब दूसरा क्या होगा, सी होगा, मतलब इन दोनों में से कोई होना चाहिए, ठीक है। तो एक गलती मिल चुकी है, दूसरी गलती कहाँ मिलेगी बताइए। अभी थोड़ी देर पहले इसका जिक्र हुआ था, थोड़ी देर पहले जिक्र आया था। तो जिसमें ये जिक्र आया था, मैंने आपको बताया था कि ऑफ लगा था और ऑफ के बाद सस्टेन लिखा हुआ था। ऑफ सस्टेन लिखा हो तो याद आया क्या मैंने बोला था, कि कहा था कि जब ऑफ लगा हो यानी टू के अलावा कोई भी वर्ब हो, तो उस वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, आईएनजी फॉर्म होती है। तो ठीक वही चीज़ यहाँ देखने को मिल रही है। ये लिखा है फार, और फार के बाद क्या लिखा है, ट्रांसैक्ट, ये वर्ब है। तो फार के बाद जब ट्रांसैक्ट लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे तो गलत हो जाएगी। फार के बाद क्या होना चाहिए, ट्रांसैक्ट में आईएनजी फॉर्म लगेगी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी। लेकिन लेकिन सोच लीजिए कि फार के बाद अगर हम ट्रांसैक्टिंग लगा दें तो क्या हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा, शायद नहीं। क्योंकि जब हम फॉर के बाद आईएनजी फॉर्म लगाते हैं तो हमें कारण बताता है, और यहाँ क्या दिया जा रहा है, उद्देश्य। आज कोई बैंक नहीं जाता है पैसा जमा करने या निकालने के लिए, तो ये कारण नहीं है बल्कि उद्देश्य है बैंक जाने का। तो बैंक जाने का उद्देश्य है, तो कोई ज़रूरी नहीं है ना कि ये गलत हो, गलत तो ये भी हो सकता है। तो उद्देश्य जब बताया जाता है तो क्या लगाया जाता है, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और कारण बताते हैं तो क्या लगाते हैं, फार के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो इस हमारे सेंटेंस में जो गलती थी वो इसकी नहीं गलती थी, वो गलती किसकी थी, फॉर की गलती थी, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, अच्छा मिल गई सारी गलतियाँ कि नहीं, हाँ मिल गई। एक ये मोर मिला था, तो मतलब सी और बी, मतलब बी सी का पेयर, बी सी कहाँ है, ये तीसरे नंबर पे दिया हुआ है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 पे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, ओवर टाइम वी विल सी मोर एंड मोर कंपनीज कैटरिंग इन पीपल्स कस्टमाइज्ड नीड्स until which becomes ubiquitous and perhaps even boring, ठीक है। तो एक क्वेश्चन, इसमें जो एक एरर है वो फिक्स प्रीपोजिशन की है, अगर वो आप नहीं जानते हैं तो वो आपकी पकड़ में नहीं आएगी, ठीक है। वो कोरोना है, आप जान नहीं पाएंगे उसको कि ये कैसा है। तो ठीक है, मतलब एकदम फिक्स प्रीपोजिशन जो होता है वो आजकल के कोरोना की तरह समझिए, कहाँ क्या लगेगा वो आपको पता है तभी पता चलेगा। तो एक फिक्स प्रीपोजिशन वो होता है, ये जो इन लगा है ना, कैटर के बाद इन नहीं लगता, कैटर के बाद हमेशा टू लगता है। तो एक बात ये हो गई, और दूसरी बात जो होगी, कैटर के बाद एक तो हो गई वो, और दूसरी बात क्या होगी, ये देख लीजिए, हमारा ये जो सेंटेंस है अनटिल मतलब जब तक कि नहीं, which becomes ubiquitous। अब यहाँ which की जगह क्या लगाना चाहिए था, it लगाना चाहिए था, क्योंकि which तब लगाया जाता है जब इसके पहले कोई एंटीसीडेंट हो। किसके लिए आप which लगाए हैं, अब यहाँ मतलब होगा कि तब तक, जब तक, मतलब जब तक जो यूबिक्यूसस ना हो जाए, कि जब तक ये यूबिक्यूसस ना हो जाए। तो ये यहाँ पर विच नहीं, यहाँ पर इट लगाना चाहिए था, ये गलती हो गई। और कैटरिंग के बाद इन नहीं लगाना चाहिए था, टू लगाना चाहिए था। तो बी और सी में हमारी गलती है।
तो हमारा ऑप्शन क्या होना चाहिए, बी सी कहाँ है, तीसरे नंबर पर है। चलिए आते हैं 14वें क्वेश्चन की ओर। आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में है, इफ अ कंट्री इज अ ट्री, अगर देश एक पेड़ है, तो एजुकेशन एजुकेशन आर, अभी गलत बोल दिया था, एजुकेशन मुंह से निकल गया था, तो अगर एजुकेशन से बोल देंगे तो आर सही लगने लगेगा। पढ़ते समय जरा सी चूक हुई तो गई भैंस पानी में। ठीक, तो अपनी भैंस पानी में मत डालिएगा। पढ़ते समय बहुत कायदे से एकदम स्क्रूटनिंग करके, कहीं जरा सी चूक हुई तो बहुत बड़ा घाटा लग जाएगा। इफ अ कंट्री इज अ ट्री, तो एजुकेशन आर इट्स रूट्स, तो एजुकेशन के साथ आर, एजुकेशन अनकाउंटेबल नाउन है, ये सिंगुलर होगा। यही बात 3 दिन से बताते बताते थक गए हैं। अनकाउंटेबल है, सिंगुलर है, अब नहीं बताएंगे। तो इसके साथ आर नहीं, क्या लगना चाहिए, इज लगना चाहिए। वो टीचरों की आदत होती है बच्चा, बार बार कहेंगे अब नहीं बताएंगे, अब नहीं बताएंगे, फिर जब बात आएगी तो बताएंगे। ठीक है, जब टीचर, चलो भगवान करे तुम लोगों को कोई टीचर ना बने, कोई और काम कर लेना। ठीक है, चलिए अच्छा। तो एजुकेशन के साथ आर नहीं, क्या लगाना, इज लगाना। दूसरी बात क्या होगी, चलो ढूंढते हैं। इफ अ कंट्री इज अ ट्री, तो एजुकेशन इज, वहां पे होगा इट्स रूट्स, तो शिक्षा उसकी जड़ें हैं। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक द रूट्स स्ट्रांगर देन नेवर बिफोर। हा, नेवर बिफोर नहीं, स्ट्रांगर देन एवर बिफोर। एवर बिफोर का मतलब हुआ पहले की अपेक्षा ज्यादा। अब ये कभी नहीं की अपेक्षा ज्यादा नहीं। और दूसरी बात, कभी, नेवर बिफोर का मतलब होता है आज के पहले कभी नहीं। ठीक है, जैसे हम कहें कि आई हैव नेवर टेस्टेड सच अ टेस्टी फूड, गलत बोल दिया, फूड लगाया तो आ नहीं लगाना चाहिए। आई हैव नेवर टेस्टेड, नहीं, आई हैव टेस्टेड सच टेस्टी फूड नेवर बिफोर। नेवर बिफोर टुडे मतलब आज के पहले कभी नहीं। तो नेवर बिफोर ऐसे लगता है आज के पहले कभी नहीं। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ कह रहे हैं कि पहले से ज्यादा मजबूत करनी है। पहले से ज्यादा मजबूत करनी है तो निगेटिव सेंस में नहीं है, क्या होगा ये, एवर बिफोर, ये पॉजिटिव सेंस में आना चाहिए। एक गलती ये हो गई, एक और गलती कौन सी मिली थी, भूल गए, हाँ ये मिली थी, आर नहीं लगाना है। तो हमारे पास ऑप्शन किसका है, बी का और डी का। तो बी डी का पेयर कहाँ है, ये दूसरे नंबर पे है। 14वीं का आंसर हो गया आपका दूसरा। चलिए 15वां और आखिरी सेंटेंस। तो इस आखिरी सेंटेंस में क्या कह रहे हैं भैया, देखते हैं। 15वें सेंटेंस में कह रहे हैं, अरे यार लॉक हो गया, हाँ अब ठीक है। तो वी रिक्वायर द विल टू टेक एक्शन, ठीक है, हमें इच्छा शक्ति की जरूरत होती है एक्शन लेने के लिए। एंड टू कमिटिंग, देखो फिर कल वाली बात आ गई है, बहुत बार ये आ रही है। टू के बाद देखिए कमिटिंग आ गया। कल क्या आया था, बूम, टू के साथ बूमिंग लिखा हुआ था, तो मैंने कहा था टू के बाद आईएनजी फॉर्म नहीं होती है तो बूम होगा। आज आ गया क्या, एंड टू कमिटिंग, भैया एंड टू कमिटिंग नहीं होगा, क्या होगा, एंड टू कमिट होगा। आर्सर्स टू बी वन ऑफ द की वर्ल्ड लीडर। अब देखिए ये लगा वन ऑफ द, वन ऑफ द का मतलब क्या हुआ, में से एक, में से एक होगा तो किस में से एक होगा, लीडर। तो अगर एक ही लीडर होगा तो उनमें से एक कहाँ से होगा, यानी कि जो लीडर है वो क्या होना चाहिए, लीडर्स। तो लीडर्स नेताओं में से एक, तो जब कई नेता होंगे तो उनमें से एक होगा ना। तो जब भी वन ऑफ द लगा हो तो जो नाउन लगा होगा ये प्लूरल होना चाहिए। और एक गलती मिली हमें, ये टू के साथ आईएनजी फॉर्म नहीं होनी चाहिए। तो एक हो गया बी और एक हो गया सी। और आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, ये देखिए नीला, बी सी। तो ये 15 क्वेश्चन थे। आज मुझे उम्मीद है कि ये 15 क्वेश्चन करने में आपको बहुत मज़ा आई होगी। और ठीक है, ऐसे ही मन लगाते रहिए और क्वेश्चन सॉल्व करने में मज़ा आएगी। और एरर्स तो बार बार रिपीट होंगी ही, कुछ दिन बाद ऐसा लगने लगेगा कि आप जो कल पढ़े थे वही आज फिर है, जैसे जैसे सारे रूल्स रिपीट हो जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यही वाइंड अप करते हैं, कल फिर कुछ नई चीज़ के साथ आपके सामने होंगे। तो तब तक आप वेट करिए हमारे अगले वीडियो का। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।